हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ईवीएस पेडागॉजी के लास्ट पेडागॉजी सेशन पे लास्ट वीडियो है, जो कि इसमें संपूर्ण पेडागॉजी जो इम्पोर्टेंट्स कुछ पॉइंट्स हैं, जो कि जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, स्कूल के बाहर के जीवन को किस तरह से पढ़ाई में रिलेट किया जाए। तो वो एनसीएफ 2005 के अनुसार जिन जिन बातों पे गौर किया गया है, जिन जिन पॉइंट्स को के बारे में बताया गया है कि बच्चों का कैसा जीवन होना चाहिए, उनके स्कूल से और उनके बाहर की पढ़ाई को किस तरह से व्यवस्थित करना चाहिए, किस तरह से सम्मिलित करना चाहिए। तो उन्हीं बारे में कुछ टॉपिक शुरू करते हैं अपना। तो आज हम शुरू करते हैं अपना बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है कि स्कूल के बाहर जीवन की बच्चों का जो स्कूल होता है, जो प्राइमरी स्तर के बच्चे होते हैं, उनके जो प्राइमरी स्तर है या जूनियर स्तर के हैं, तो बच्चों की पढ़ाई जो किस तरह से होनी चाहिए, उनके किताबी ज्ञान को और बाहर के ज्ञान को किस तरह से सम्मिलित करके पढ़ाना चाहिए। जो बुकिश नॉलेज और जो बाहरी ज्ञान है, अर्थात इन्वायरमेंट में जो चीज़ें जो सोसाइटी में बच्चे सीखते हैं, उनको कैसे रिलेट करके पढ़ाना है, उसी बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो पहला पॉइंट है, यहाँ पर जो जिनके कुछ पॉइंट्स हैं तो रिलेटेड हैं, जो स्कूल के बाहर जीवन। तो बच्चों का स्कूल के बाहर जीवन किस तरह का होना चाहिए। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर, यह स्कूल, घर और समुदाय के बीच की खाई का काम करेगा। अर्थात इसका अर्थ यह है कि जो स्कूल और घर है, स्कूल, घर और समुदाय, मतलब स्कूल, घर और समुदाय के बीच खाई का काम करेगा। ये स्कूल के बाहर का जीवन, मतलब बच्चा बाहर क्या सीख रहा है, स्कूल में क्या सीख रहा है, घर में क्या सीख रहा है, उसी तरह वो क्या काम करता है, वही बच्चों के बाहरी जीवन या बाहरी ज्ञान को प्रभावित करता है। सेकंड पॉइंट है, यह किताबी या रटांत सीखने को हतोत्साहित करता है। अर्थात स्कूल के बाहर का जो जीवन होता है, बच्चे बाहर जो सीखते हैं, जितना प्रैक्टिकल करके सीखेंगे बच्चे, जितना ज़्यादातर अगर उन शिक्षकों को या टीचरों को बाहर के ज्ञान से रिलेट करके बच्चों को समझाया जाए, तो जो रटांत प्रणाली है, रटकर सीखने को क्या करते हैं, हतोत्साहित करते हैं। थर्ड पॉइंट है, इसके आधार पर विकसित पाठ्य पुस्तक रटत सीखने को हतोत्साहित करने के विचार को लागू करने का प्रयास करती है। और इसी आधार पर जो विकसित पाठ्य पुस्तकें हैं, जो आजकल जो हो रहा है कि हमारी जो टीचिंग टेक्नोलॉजी है या टीचिंग मैथोडोलॉजी बोलेंगे जिसको, वो क्या हो रही है, दिन प्रतिदिन सुधार आता चला जा रहा है। हमारी पुस्तकों में जो प्राइमरी स्तर के पहले की पुस्तकें जो होती थी, उसमें डिफरेंट टाइप के कॉन्टेक्स्ट होते थे, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ एक तरह से रटांत प्रणाली ही बोलेंगे, जो कि बाहरी ज्ञान से ज़्यादा रिलेट नहीं थी। आज में जो बुक्स आ रही हैं, जो बच्चों के इंटरेस्ट और उनके रुचि के आधार पर ही वो उस तरह की बुकों का क्या करिए पब्लिश की जा रही है। विकसित पाठ्य पुस्तक का क्या किया जा रहा है, विकसित पाठ्य पुस्तक को बनाया जा रहा है, ताकि वो बच्चों को रटांत प्रणाली को हतोत्साहित कर सकें। ठीक है। थर्ड पॉइंट है, यह हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 1986 में उल्लेखित बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली को प्राप्त करने में मदद करेगा। इस प्रकार की जो शिक्षा है, जो बाहरी ज्ञान से रिलेटेड शिक्षा है, अर्थात स्कूल के बाहर की जो शिक्षा है, ये हमारी NPE 1986 से उल्लेखित बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली को प्राप्त करने में क्या करेगा, मदद करेगा। एकीकृत शिक्षा की बात करते हैं, तो एकीकृत शिक्षा क्या होती है। तो बच्चों को एकीकृत शिक्षा, अर्थात इसका अर्थ यह होता है कि सभी बच्चों को समान प्रकार की शिक्षा प्रदान करना, कि समावेशी शिक्षा, जो सब कुछ इसी के अंदर आता है, एक प्रकार की सभी बच्चों को सामूहिक रूप से सामूहिक रूप से शिक्षा देना। ठीक है। तो एकीकृत शिक्षा मतलब एक प्रकार की शिक्षा। तो बच्चा अपने आसपास के वातावरण को समग्र रूप से देखता है और किसी भी विषय को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में विभाजित नहीं करता। अर्थात जब बच्चा जो प्राइमरी एजुकेशन में होता है, प्राइमरी स्तर पर होता है, तो क्या करता है, बच्चे को जो स्कूल में पढ़ाया जाता है या जब स्कूल के बाहर के एनवायरनमेंट में आता है, तो बच्चा जैसे बच्चे ने देखा कि किसी टेक्नोलॉजी को देखा, अर्थात जैसे किसी मशीन्स को देखा, तो वो ये नहीं अनुभव कर पाता या वो ये डिफरेंस नहीं कर पाता है कि ये जो शिक्षा है, ये
ये जो चीज़ है ये सामाजिक विज्ञान की है या विज्ञान से रिलेटेड, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड ये चीज़ आती है, इसके वो बच्चे के अंदर इतना ज्ञान नहीं होता है। तो क्या है कि बच्चे आसपास के वातावरण को समग्र रूप से देखता है, आसपास के एनवायरनमेंट को देखता है और किसी भी विषय को विज्ञान, सामाजिक विज्ञान मतलब किसी भी विषय को विभाजित नहीं करता है। तो बच्चे को यही कारण है जो बच्चों को 1 से 5 तक के बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है, सिर्फ ईवीएस का नॉलेज लिया जाता है, पर्यावरण का नॉलेज नहीं लिया जाता है। उसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, साइंस, सोशल साइंस इस तरह से डिवाइड नहीं किया जाता है। उनके पास एक बुक होती है, उसी में जो भी नॉर्मल ज्ञान होता है, तार्किक जो भी हमारा साइंस से या जिस तरह से पर्यावरण या सोसाइटी का ज्ञान, एनवायरनमेंट का ज्ञान होता है, वो सिर्फ एक ही बुक में निहित कराया जाता है बच्चों को। क्योंकि बच्चों में इतने तर्क करने की क्षमता नहीं होती कि क्वेश्चन विज्ञान का है या सोशल मतलब सामाजिक विज्ञान का है या किसी भी प्रकार से है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। जो हमने अभी आपको बताया कि इसीलिए कक्षा 3 से 5 तक, कक्षा 3 और 5 में ईवीएस, साइंस और सोशल साइंस, पर्यावरण, एनवायरनमेंट शिक्षा की अवधारणाओं को एकीकृत करा गया है। अर्थात इसका अर्थ यही है कि जो सोशल साइंस के जो हमारे कॉन्टेक्स्ट होते हैं या जो भी उसके टॉपिक्स होते हैं, साइंस के जो टॉपिक्स होते हैं, ईवीएस के टॉपिक्स होते हैं, एनवायरनमेंट के जो टॉपिक्स होते हैं, उनको एकीकृत रूप में रखा गया है। अर्थात जो है उनका जो एक पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया, अर्थात एक ही बुक में समाहित कर दिया गया है, उसमें उनका पार्टीशन नहीं किया गया है 1 से 5 तक के बच्चों में, क्योंकि उनके अंदर वो इतना डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, उनमें इतनी समझ नहीं होती। उनको टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं पर वो सिर्फ ईवीएस एक बुक चलाई जाती है जिसमें सभी प्रकार के क्या होते हैं, सभी प्रकार के टॉपिक्स या छोटे कुछ पॉइंट्स क्या होते हैं उसमें सम्मिलित होते हैं। उनमें सब्जेक्ट्स में क्या होता है, पार्टीशन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। यह विषय 1 और 2 में नहीं है, अर्थात 1-2 में नहीं है, परंतु ईवीएस फर्स्ट और सेकंड में नहीं पढ़ाया जाता है, परंतु इससे संबंधित मुद्दे और अवधारणाएँ भाषा और गणित के हिस्सा का है। अर्थात इससे जो ईवीएस का सब्जेक्ट है ये फर्स्ट और सेकंड में नहीं पढ़ाया जाता है। इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं या कुछ कहा जाए तो टॉपिक्स हैं जो कि भाषा मतलब लैंग्वेज में और मैथमेटिकल में सिखाए जाते हैं और उसका हिस्सा है। बात करते हैं ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में परिभाषाओं और मात्राओं की जानकारी के लिए कोई स्थान नहीं है। अर्थात जो पाठ्य पुस्तक ईवीएस की होती है, जो इन्वायरमेंट की बुक होती है, बच्चों की 1 से 5 साल के बच्चों की अर्थात प्राथमिक स्तर के बच्चों की, उसमें परिभाषाओं और मात्रा की कोई जानकारी के लिए कोई स्थान नहीं है। यहाँ तक कि पुस्तक में प्रयुक्त भाषा औपचारिक नहीं है बल्कि बच्चों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। जो बच्चे नॉर्मल भाषा का यूज़ करते हैं उसी भाषा में ही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। पाठ्यपुस्तक ज्ञान का एकमात्र साथ नहीं है। अर्थात जो बुक है वो सिर्फ एकमात्र साधन नहीं है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अर्थात बच्चों को सीखने के लिए एकमात्र साधन, पुस्तक को एक साधन बताया गया पर एकमात्र साधन नहीं बताया गया है, बल्कि लोग उनके पर्यावरण, समाचार पत्रों आदि जैसे सभी साधनों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने के लिए बच्चों का समर्थन करना चाहिए। अर्थात बच्चों को सिर्फ यही नहीं कहना चाहिए, अर्थात इससे तरह प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए कि नहीं आप सिर्फ किताब पढ़िए, सिर्फ किताब ही पढ़िए, नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बल्कि हमें इस बात का भी अध्ययन करना चाहिए क्योंकि ज्ञान हर तरफ है। तो बच्चों को पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना होकर उनको बाल केंद्रित करना चाहिए, इसका मोटिव यही है। तो क्या करना चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना करके बाल केंद्रित करना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं लर्निंग विदाउट बर्डन, मतलब शिक्षा बिना अधिगम, बिना बोझ के। इसके बारे में कई बार चर्चा कर चुके हैं, पर कुछ पॉइंट्स हैं जो एनसीएफ 2005 से रिलेटेड हैं, कुछ पॉइंट्स को टच किया गया है जो प्राइमरी स्तर के बच्चों के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट है। तो बात करते हैं, पहला पॉइंट है, वास्तव में शिक्षा के लिए दिन समर्पित करने के लिए दैनिक समय सारणी में लचीलापन होना आवश्यक है। अर्थात बच्चों की जो एक्टिविटी होनी चाहिए, जो उनकी दिनचर्या होनी चाहिए, उसको इस प्रकार से निर्धारण करना चाहिए कि जो बच्चे हैं वो आनंद लेके पढ़ सकें, मतलब बोर होके ना पढ़ें, उन्हें पढ़ाई में भी आनंद आ सके, इंजॉय करके पढ़ सकें, बिना बोझ के या बिना बर्डन के इंजॉय करके पढ़ें। सेकंड पॉइंट है यहाँ पर, शिक्षण एवं मूल्यांकन के तरीके भी वर्तमान पाठ्यपुस्तक की प्रभावशीलता को निर्धारित करते हैं। इसका मतलब है जो शिक्षण है, जो टीचिंग है,
और मूल्यांकन है, मतलब मार्क्स जो दिए जाते हैं, इवैल्यूएशन है, जो तरीके भी वर्तमान पाठ्यपुस्तक की प्रभावशीलता को निर्धारित करेंगे। जो कॉन्टेक्स्ट या बोलेंगे उसके जो टॉपिक्स हैं और जो बाद में उसका मूल्यांकन किया जाता है, वो पाठ्यपुस्तक की प्रभावशीलता को निर्धारित करेंगे। ये एनसीएफ का मानना है 2005 का। उच्च प्राथमिकता को और स्थान दिया जाना चाहिए। उच्च प्राथमिकता अर्थात 6 to 8 और स्थान देना चाहिए। और चिंतन, विस्मय, छोटा समूह में चर्चा और अनुभव की आवश्यकता वाली गतिविधियों के अवसर दिए जाने चाहिए। अर्थात इसका अर्थ ये है कि बच्चों में जो एक्टिविटीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अर्थात जो एक्टिविटीज़, जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ पर ध्यान सिर्फ पढ़ाई से पाठ्यपुस्तक पर नहीं रखनी चाहिए। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी लाइक डिबेट्स करानी चाहिए। डिबेट्स, बच्चों में सामूहिक चर्चा, अनुभव की आवश्यकता आदि गतिविधियों पर क्या करना चाहिए, अवसर दिए जाने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है ईवीएस की पाठ्यपुस्तक बाल केंद्रित हो ताकि बच्चों को तलाशने के लिए काफ़ी जगह मिले और उन्हें रटने के लिए मजबूर ना किया जाए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है स्कूल अधिकारियों की भूमिका। मतलब जो स्कूल्स होते हैं, स्कूल के जो अधिकारी का मतलब हो गया यहाँ पर कि टीचर्स हो गए हमारे, प्रिंसिपल हो गए, मैनेजर हो गए, मैनेजमेंट हो गया हमारा, फैकल्टी हो गए या क्लास टीचर हो गए, जो भी, तो उनकी भूमिका क्या होती है उसके बारे में यहाँ पर कुछ पॉइंट्स कहा गया है एनसीएफ के द्वारा कि स्कूल के प्रधानाचार्य और शिक्षक बच्चों को अपने स्वयं के सीखने पर विचार करने और कल्पनाशील गतिविधियों और प्रश्नों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे। अर्थात बच्चों जो वहाँ के अधिकारियों का, स्कूल के अधिकारियों का या प्रिंसिपल्स का जो भी पोस्ट पर हैं, उनका ये कार्य होना चाहिए कि बच्चों की तार्किक क्षमता अर्थात कल्पनाशीलता को विकसित करें और उन्हें एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों को अपने वयस्कों द्वारा उन्हें दी गई जानकारी से जोड़ा और उन्हें ज्ञान उपलब्ध कराना चाहिए। अर्थात जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके ज्ञान को भी इससे रिलेट करके क्या करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है रचनात्मकता और पहलू को विकसित करना संभव हो अगर हम उन्हें सीखने में प्रतिभागियों के रूप में देखते हैं, ना कि ज्ञान के एक निश्चित निकाय के रिसीवर के रूप में। अर्थात जो बच्चे हैं जो क्या होते हैं, एक अच्छे श्रोता होते हैं। अच्छे श्रोता का मतलब क्या है कि टीचर जब पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के बाद बच्चों जो है बड़े ध्यान से सुनते हैं उनको और उनको देखते हैं, सीखते हैं। तो बच्चों को अच्छा श्रोता कहा गया या रिसीवर के रूप में कि जो डिलीवर कर रहा है, टीचर जो भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी पॉइंट डिलीवर कर रहा है वो बच्चे रिसीव कर रहे हैं, रिसीवर का काम कर रहे हैं। तो बच्चों में जो क्रिएटिविटी होती है अर्थात रचनात्मकता होती है और पहलू को विकसित करना संभव हो जाता है अगर उन्हें सीखने के जो वो सीखते हैं तो प्रतिभागियों के रूप में देखते हैं, ना कि उन्हें ज्ञान। अर्थात सीखने के लिए एक बच्चा है उसको सीखने के लिए ज़्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि इस पर कि आप जो हम बोल रहे हैं बस उतना ही सुनिए, आप अपना तर्क मत दीजिए, बस जितना बोल रहे हैं उतना पढ़िए और उतना एग्ज़ाम में लिखिए, अपने चिंतन का इस्तेमाल ना करिए। तो इसके ना करने से रचनात्मकता बच्चों में नहीं आ सकती है और उसको विकसित करने के लिए उनको एक प्रतिभागी के रूप में देखना चाहिए, ना कि रिसीवर के रूप में। ठीक है। लास्ट पॉइंट है ये एनसीएफ का जो है पुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार नहीं मानना चाहिए। जो पुस्तक हमारी बुक है उसको परीक्षा का एकमात्र आधार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यही कारण है कि सीखने के अन्य संसाधनों की उपेक्षा की जाती है। सिर्फ क्या हो गया कि जो पहले सिर्फ बुक को ही सब कुछ माना जाता था, तो आज के ज़माने में क्या हो गया, कुछ चेंजमेंट के साथ परीक्षा को ही एकमात्र सीखने का साधन नहीं बुक को एकमात्र सीखने का साधन नहीं बताया जा सकता। सीखने के अन्य संसाधनों की उपेक्षा की जाती है, अर्थात इस उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों यही था ईवीएस की लास्ट वीडियो, पेडागॉगी की लास्ट वीडियो। आज से हमारी यही पेडागॉगी फिनिश हो चुकी है। हम इससे पहले बाल विकास की पेडागॉगी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉगी, हिंदी पेडागॉगी, इंग्लिश पेडागॉगी, मैथ्स पेडागॉगी और ईवीएस पेडागॉगी की लास्ट वीडियो थी। सारी पेडागॉगी हम अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं। यहाँ से हमारे पेडागॉगी का सारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, सभी आपके सामने डिस्कस कर चुके हैं। अब
अब यहाँ से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बारे, क्योंकि हमारा 20 अगस्त को सीटेट का एग्ज़ाम है आप लोगों का, तो हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करेंगे, जिससे आने वाली परीक्षा में आपको बेनिफिशियल हो, आने वाली परीक्षा में आपको जिससे बेनिफिट मिले। ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस हाई होता चला जाएगा और उतना ही आप कंफर्म होते जाएंगे अपने टारगेट की तरफ। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो यही था आज की वीडियो में। थैंक यू सो मच।